सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके ख़त्म होने के बाद हम कौन सी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके बाद जो है हमारी यहाँ पर साइंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंप्लीट साइंस की सीरीज। ठीक है, तो आज से हमारी कौन सी सीरीज स्टार्ट हो रही है, साइंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है। उस इस सीरीज को भी हम जो है इंडिया जीके की तरह व्यवस्थित तरीके से देखने वाले हैं और कंप्लीट सीरीज देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो सारा हम यहाँ पर करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने इस सीरीज के अंदर। पहले हम क्या करने वाले थे, पहले हम इसके अंदर जो है थ्योरी थोड़ा सा बता देता हूँ, प्लस एमसीक्यू करने वाले थे मेरे भाई। ठीक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू करने वाले थे। हालांकि मैंने काम किया भी था इसके ऊपर, लेकिन जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू करने से जो है एक जो हमारा लेक्चर था या फिर एक क्लास थी वो काफ़ी लंबी बन गई थी मेरे भाई। ठीक है, कैसे लंबी बन गई थी, टोटल उसके अंदर अगर मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बात करूं तो टोटल जो है 40 प्लस पेजेस इसके अंदर बन गए थे मेरे भाई, जो कि डेली नहीं हो पाता था। अगर मैं ऐसा करता तो डेली हमारी क्लास नहीं आ पाती थी, और डेली क्लास नहीं आती तो उससे जो है आपका रिदम टूट जाता मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, इस क्लास के अंदर इस सीरीज के अंदर ओनली एमसीक्यू इंक्लूड किए हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या इंक्लूड किए हैं, ओनली एमसीक्यू इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे मेरे भाई, और कुछ चेंज नहीं किया गया है, बाकी सारा सेम रखा गया है। चैप्टर वाइज करेंगे। और पहले हम कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं, पहले हम फिजिक्स कर रहे हैं मेरे भाई। इसके अंदर टोटल आपको 10 जो है लेसन मिलने वाले हैं। मतलब जो फिजिक्स की हम पहली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर 10 लेक्चर हम करेंगे, यानी कि 10 क्लास के अंदर आज हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है मेरे भाई। ठीक है, आज क्लास नंबर फर्स्ट के अंदर हम पहला टॉपिक कर लेंगे। और पहले टॉपिक का क्या नाम है यहाँ पे मैंने लिख भी दिया गया है, आप साइंस की किताब उठाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, सामान्य परिचय है। इसके अंदर सारी सामान्य चीजें आती है, जैसे कि भाई इस जो है इस निम्नलिखित में से किस माप यंत्र के द्वारा जो है मापा जाता है। माप यंत्र हो गए, विमीय सूत्र हो गए, जिनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डायमेंशन फार्मूला बोला जाता है। इस तरह की चीजें जो है आपको फर्स्ट लेक्चर में मिलेंगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका फर्स्ट चैप्टर। वनडे एग्जाम्स के अंदर जो है यहां से डेफिनेट डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो इस चैप्टर के जो वन लाइनर जो शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे ना, वो मैं टेलीग्राम पर आपके लिए शेयर कर दूंगा। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आपको लगे बस इतना सा दे दिया साइंस का, इससे क्या होने वाला है, ठीक है, इससे बहुत कुछ होने वाला है। अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं, जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी ना, उस टाइम मैं क्या दूंगा आपको, जो है वन शॉट वीडियो दूंगा मेरे भाई। ठीक है, वन शॉट वीडियो का क्या मतलब होगा, जितनी भी थ्योरी होगी ना फिजिक्स की, अभी जो 10 लेक्चर्स हम करने वाले हैं, 10 क्लासेस हम करने वाले हैं, उसके अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज होगी ना, वो मैं वन शॉट यानी कि एक वीडियो के अंदर डाल के दे दूंगा। उसके अंदर सारा कुछ आपको मिल जाएगा, जितने भी फिजिक्स के मापन यंत्र होते हैं, विमीय सूत्र होते हैं, जहां से भी क्वेश्चन पूछता है ना, वो सारे मैं एक ही जगह आपको दे दूंगा। अगर मैं एक ही जगह यहां पर आपको एमसीक्यू के साथ थ्योरी भी कराता तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाती और आप भी बोर हो जाते, और मेरे लिए भी काम करना जो है थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। यकीन मानिएगा, इस पीडीएफ को रेडी करने में भी काफी समय लगा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आज हमारी क्लास होने वाली है, और मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितना मुझे नॉलेज है साइंस के बारे में, देखिए पहले ही बता देता हूं, इस सब्जेक्ट को, साइंस को जो है इतना डीपली या फिर इतना अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगा जितना जो है इंडिया जीके को मैं करवा रहा था। देखिए सभी के अंदर अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, सही बताऊं और साफ कहना, सुखी रहना मेरे भाई। साइंस एक वाइड सब्जेक्ट है, इसके लिए एक परफेक्शनिस्ट की जरूरत होती है। फिर भी जितना बेसिक मेरे को साइंस आता है, मैं उतना यहाँ पर आपको करवाने की कोशिश करूंगा। जितना ऑथेंटिक डेटा है, एनसीईआरटी का डेटा है, वो सारा मैं डिलीवर्ड करने की कोशिश करूंगा। और इतनी तो बात आपको भी पता होनी चाहिए कि परफेक्ट जैसी कोई भी चीज नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हर चीज आपको थोड़ी थोड़ी उठानी पड़ेगी, तभी जाके जो है एक अच्छे लेवल पर आप पहुंच पाएंगे। मेरा काम है आपको साइंस का ऑथेंटिक सोर्स देना, ऑथेंटिक डेटा देना, व्यवस्थित डेटा देना, ताकि आपको जो है अलग अलग जगह भटकना ना पड़े मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड में आपको जो है वीडियो कंप्लीट देखना है, उसके बाद एनालाइज करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दुनिया जहान के यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे जहां से आप तैयारी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, फिर भी मेरे से जितना हो पाएगा या फिर जितना आपको देने की कोशिश करूंगा, मैं उतना ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे आपको
देने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर फर्स्ट का, साइंस का पार्ट नंबर फर्स्ट का। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, किसी मापक यंत्र के द्वारा शुद्धता पूर्वक मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी मापक यंत्र, मतलब मापक यंत्र की बात कर रहा है। अभी मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना, एवरीथिंग मैं यहां पर नहीं लिख पाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। कुछ शब्द थोड़े डिफिकल्ट हो जाए और टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, इसीलिए आप हेडफोन लगा लेना, लीड लगा लेना, और शांति के समय में, जब रात के समय में आप आराम से बैठे हो अपनी टेबल पर, लैपटॉप टैब या जो भी आप देखते हो उसके अंदर वीडियो चला लेना, और मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। एक बार में हो सकता है आपको समझ ना आए, चीजें मुश्किल लगे, इसीलिए 2 से 3 बार अगर ये वीडियो देख लोगे तो मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो मापक यंत्र की ये बात कर रहा है, और मापक यंत्र क्या होता है, तो मापक यंत्र वो होता है जिसके द्वारा हम किसी चीज को मापते हैं। अब कोई पैमाना है या फिर ये स्केल है मेरे भाई, ठीक है। मान लीजिएगा ये एक स्केल है, और स्केल से हम क्या करते हैं, स्केल से हम मापते हैं, किसी चीज को मापते हैं। तो ये किसी चीज का एक पैमाना होगा और ये किसी चीज का दूसरा पैमाना होगा, यानी कि ये मिनिमम होगा और ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। बस यही चीज ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि भाई स्केल का जो न्यूनतम माप है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको क्या जाता है, यथार्थ की सीमा तो नहीं हो सकता, यथार्थ की सीमा तो शब्द से ही समझ आ रहा है, किसी सीमा की लिमिट, यानी कि कोई अच्छी खासी लिमिट होना, तो ये तो नहीं हो सकता। विमीय सूत्र भी नहीं हो सकता। विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। विमीय सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं, डायमेंशनल। ये भी आगे जाके आपको मैं बताऊंगा भाई डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्पतमांक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी स्केल का जो मिनिमम होता है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको अल्पतमांक जो है, हिंदी में ये शब्द इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो ही होगी। बाकी चीजें मैंने यहां पे भी लिखी गई है आपकी सहूलियत के हिसाब से। ये देखो, किसी भी मापक यंत्र के द्वारा जो सबसे छोटी माप दूरी शुद्धता के साथ ली जा सकती है उसे उस यंत्र का अल्पतमांक या फिर लीस्ट काउंट कहते हैं। उदाहरण के लिए साधारण स्केल का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर होता है। मैंने बताया ना 0 से लेके मैक्सिमम तक जाता है ये मेरे भाई, ये चीज आपको याद रखना है। बाकी ये सूत्र भी मैंने यहां पे लिख दिए हैं, इसको भी जो है आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ऐसे ही हम जो है एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम यहां पे कर पाएंगे 30, 40, 45, 50 जितने भी हम कर पाएंगे ना, उतना मेरे भाई आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश है। तो आप सभी जानते हैं भाई 2 राशियां होती हैं, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है मेरे भाई। पहले हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको सदिश और अदिश राशियों के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पे जो है संवेग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। क्यों हो जाएगा, यहां पे कुछ लिखा भी गया है लेकिन मैं आपको अलग से बता देता हूं मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा अलग से बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, जो ये अदिश राशियां और जो सदिश राशियां होती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके बारे में यहां पे बता देता हूं, ठीक है। अदिश एंड सदिश मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले क्या लिख देता हूं, अदिश के बारे में लिख देता हूं, क्योंकि यहां से अदिश राशियों और सदिश राशियों से जो है क्वेश्चन बार बार पूछता है मेरे भाई, ठीक है। अदिश राशि क्या होती है, वे भौतिक राशियां, ठीक है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने में केवल परिमाण, जिन्हें व्यक्त करने में, एक सेकंड रुक जाओ बस लिखने दो, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं और लोकल मेथड भी बताने वाला हूं कैसे आप याद रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। जिन्हें व्यक्त करने में केवल परिमाण, ठीक है, क्या चाहिए होता है, परिमाण। परिमाण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश में भी याद रखा करो कुछ शब्द, मैग्नीट्यूड मेरे भाई, ठीक है।
मैग्नीट्यूड। अब मैंने कहा इंग्लिश में भी कुछ शब्द याद रखा करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आपको इंग्लिश के शब्दों का मतलब हिंदी में समझ आने लग जाएगा ना, तो यकीन मानना आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी मेरे भाई। आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती? क्योंकि आप उसको एक भाषा के तौर पे नहीं, एक सब्जेक्ट के तौर पर जो है ट्रीट करते हैं मेरे भाई। यकीन मानना, ना तो आपको कोई इंग्लिश सिखा सकता है, ऐसी बात नहीं, सिखा नहीं सकता, आ सकती है, लेकिन मेरा ऐसा ही मानना है भाई, चीज़ें आप तक चीज़ें आपको जब तक नहीं आएंगी जब तक आप खुद से नहीं सीखना चाहते उनको। ठीक है, आपके मन में इंटरेस्ट ही नहीं होता मैथ सीखने का, इंग्लिश सीखने का, इसीलिए वो चीज़ें आपको नहीं आती है और आप जाते हैं कोचिंग सेंटर की तरफ। ठीक है, वहाँ पे भी हाल यही रहता है, क्योंकि आपके अंदर से एनर्जी नहीं आती, आपके अंदर से जो है सीखने की एक इच्छा जाहिर नहीं होती, इसीलिए ये चीज़ें नहीं आती। इंग्लिश सीखना कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई। जब तक आपको इंग्लिश के शब्दों का मतलब समझ नहीं आएगा ना, फॉर एग्जांपल मान के चलो, यहां पे मैंने जो है एक एल्टीट्यूड शब्द लिख दिया, ठीक है, एल्टीट्यूड शब्द लिख दिया, ऐसे ही मैंने एक और शब्द लिख दिया, एक और शब्द लिख दिया, एक और शब्द लिख दिया और एक और शब्द लिख दिया। जब तक इन शब्दों के मतलब आपको हिंदी में समझ नहीं आएंगे ना, तब तक आप इंग्लिश नहीं बना सकते मेरे भाई। कितने ही कुछ कोई कोशिश कर ले, आपको नहीं आएगा। अब आपको पता है एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है मेरे भाई। ठीक है, ऊंचाई होता है। अब मान लेते हैं, चलो किसी को नहीं पता भाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको पता है एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है, और एक लाइन उसने इंग्लिश में ऐसे बना के दे दी, तो आपको पता है भाई एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है। तो डेफिनेटली आप एक एक शब्द को जोड़कर जो है उसकी हिंदी जो है एक पूरी कंप्लीट लाइन बना दोगे, और ऐसे ही इंग्लिश सीखी जा सकती है। इवन इंग्लिश ही नहीं, हर चीज ऐसे सीखी जा सकती है। थोड़ी थोड़ी चीजों का आपको मतलब पता होना चाहिए मेरे भाई। हर चीज ना तो ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ना ही रट्टा मार सकते हो। इसीलिए हमेशा से बोलता हूं, डिटेल से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन व्यवस्थित तरीके से पढ़ो मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए, अदिश राशियां की हम बात कर रहे थे। परिमाण का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है मेरे भाई। ठीक है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और एक लाइन और आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? इन्हें साधारण गणित इन्हें साधारण गणित के नियमों, जैसे 2 और 3 कितना बनेगा बताओ फटाफट से। 2 और 3 में ऐड, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 2 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 5 ही बनेगा ना। तो ऐसे इनको जोड़ा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, साधारण गणित के नियमों से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। डोंट वरी, एक दो चीजें हैं जो समझानी है आपको, बाकी सारी चीजें आई नो आपको पता है। बाकी हम डायरेक्ट करते हुए चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये अदिश राशियां और सदिश राशियां, और एक शायद विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला, ये 2 चीजें आपको थोड़ी सी बतानी और समझानी जरूरी है। बाकी सारा स्टैटिक चीज है मेरे भाई। ठीक है, जोड़ा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसके विपरीत बिल्कुल क्या हो जाएगी? इसके विपरीत सदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि मेरे भाई। जैसे आपने क्या देखा कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, तो इसमें हम लिख देंगे वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ, करने के लिए परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा, डायरेक्शन, दिशा, दोनों की आवश्यकता है। दोनों की आवश्यकता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और इसमें भी ये याद रखना कि ये साधारण गणित के बजाय सदिश योग के नियमों का पालन करती है मेरे भाई। ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा था ना, साधारण गणित के नियमों से जो है इसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको साधारण गणित के नियमों से जो है जोड़ा नहीं जा सकता मेरे भाई। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं भाई, कौन कौन सी जो है सदिश राशि होती है और कौन कौन सी जो है अदिश राशियां होती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहां पे जो है क्या लिखता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं क्या लिखता हूं, सदिश राशि लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सदिश राशि। अब सदिश राशि को आप कैसे याद रखेंगे? तो सदिश राशि की एक ट्रिक है मेरे भाई। ठीक है, क्या है? एक ट्रिक है मेरे भाई। ट्रिक पर मैं विश्वास नहीं रखता हूं, मैं तो एक लोकल फार्मूला लगाता हूं। चलिए वो भी आपको बता दूंगा। एक ट्रिक है, आप किसी तरीके से याद रखना, बस याद रखना है। एक ट्रिक है असंभव वेवी, वेवी
तौबा। ठीक है, ये एक ट्रिक है। अब हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ए से भे वे वी तो बा मेरे भाई। ठीक है, ये ऊपर जो हम मैंने लिखी थी ना, यही मैंने जो है नीचे लिख दी है। अब इनसे हम जो है शब्द बनाते हैं। ऐसे क्या बनेगा? ऐसे बनेगा आवेग। और ये सारी मैं कौन सी राशियां लिख रहा हूं? ये सारी मैं सदिश राशियां लिख रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा? आवेग। से क्या हो जाएगा? संवेग मेरे भाई। ठीक है, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा, क्वेश्चन में भी यही पूछा था। चलिए कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, ऊपर चलेंगे तो। अभी क्वेश्चन काफी ऊपर चला गया है। ठीक है, ऐसे बनेगा आवेग, से बनेगा संवेग, भय से क्या बनेगा? भार। इनको याद करने का एक और लोकल तरीका बताऊंगा जो मैं अपनाता हूं मेरे भाई। ठीक है, भय से हो जाएगा भार, वैसे हो जाएगा विस्थापन। वी से क्या हो जाएगा? विद्युत, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो से क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। और बा से क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये सारी जो है ट्रिक आपको पता चल गई। ये इससे क्या बन गया? ये सारी जो है सदिश राशियां बन गई। अब आपको एक लोकल चीज याद रखनी है, जिन शब्दों में वे या बे, ठीक है, क्या? जिन शब्दों में वे या बे अक्षर आता है, ठीक है, वे आमतौर पर सदिश राशियां होती हैं मेरे भाई। ठीक है, कैसे होती हैं? चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, कैसे होती हैं भाई? मैंने क्या बोला? वे या बे आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या आया? ये देखो वे आ गया। इसमें क्या आया? ये देखो वे आ गया। इसमें इसमें नहीं आया, बाहर में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। इसमें वी आ गया। ठीक है, इसमें भी वे आ गया, इसमें भी वे आ गया, और इसमें बे आ गया। ठीक है, तो देखो सारी आपकी कौन सी राशि आ गई? सारी आपकी सदिश राशि आ गई। ऐसे मैंने याद रखे हुए मेरे भाई। ठीक है, अब हम ऐसे ही जो है अदिश राशियां भी देख लेते हैं। ठीक है, अदिश राशियां बाकी जो बच गई वो अदिश राशियां यार, सिंपल सी बात है। चलिए इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूं, अदिश की। ठीक है, अदिश की भी एक ट्रिक बता देता हूं, उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक है, उस आर्द्रता को जो है चाबी दो मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं उस दो। बस जो बना वो बना दो। ऊ से क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। से क्या बनेगा? टाइम बनेगा, समय बनेगा। आ से क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा, आयतन बनेगा। द्र से क्या बनेगा? द्रव्यमान बनेगा, मास बनेगा। इंग्लिश में भी याद करते रहना भाई। ता से क्या बनेगा? टेम्परेचर बनेगा, हिंदी में क्या बोलेंगे? तापमान बनेगा। को से क्या बनेगा? कार्य बनेगा, वर्क बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। चा से क्या बनेगा? चाल बनेगी, जिसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, वी से क्या बनेगा? विद्युत धारा बनेगा। ये बै को वी कर लेना भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक जो बोलते हैं ना कि भाई अपवाद होते हैं, वो एक आधा मिलेगा आपको। ठीक है, वी से क्या बनेगा? विद्युत धारा बनेगा। बाकी इतना सारा पूछेगा भी नहीं, एक आधा ही पूछता है वो, और घूम फिर के वही रिपीट करता रहता है। और दो से क्या बनेगा? दाब बनेगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको पता चल गई तो आज के बाद आप साइंस में कभी भी जो पूछता है ना, बताइए निम्नलिखित में से सदिश राशि या फिर अदिश राशि कौन सी है, तो आप जो है गलत नहीं करके आओगे मेरे भाई। ठीक है, सदिश राशियों की ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद जो है एक चीज और बताऊंगा, विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला, वो आगे बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा ना तब बताने की कोशिश करूंगा वो डायमेंशन फार्मूला। तो हमारा कौन सा था भाई? ये हो गया था ना, संवेग हो गया था। तो संवेग हमने देखा, इसमें क्या आया? वह आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, सदिश राशि पूछी थी ना, इसमें सदिश राशि में मैंने क्या लिखा था? जिसमें वह या बे अक्षर आए। ठीक है, इसको ऐसे ही सेव कर दूंगा मैं, डोंट वरी। वे सदिश राशियां होती हैं।
ठीक है, इसको ऐसे ही सेव कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मेरे भाई समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो फैदोमीटर जो है यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। और एक फैदम किसके इक्वल होता है, तो ये भी आप याद रखना, एक फैदम किसके इक्वल होता है, तो ये 6 फीट के इक्वल होता है मेरे भाई। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 6 फीट के जो है ये इक्वल होता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ दिए गए हैं, वैसे तो नीचे भी लिखे गए हैं, मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, ओडोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो ओडोमीटर जो है वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी, वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी मेरे भाई। ठीक है, नीचे लिखा है क्या, 1 सेकंड नीचे से ही बता देता हूं नहीं तो। ठीक है, तो ओडोमीटर क्या होता है, वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी मेरे भाई। ये देखो लिखा गया है ओडोमीटर, इसका उपयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। लिखने में टाइम वेस्ट जा रहा है, यहीं से बता देता हूं। ये सारे आपको रट्टा मारने हैं मेरे भाई, यहां पे समझाने के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछेगा एचएसएससी बताइए जो है हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है किसका माप किया जाता है, तो आप बताएंगे इसका उपयोग द्रवों के सापेक्षित घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना ये क्या लिखा गया है, हाइड्रोमीटर मेरे भाई। ठीक है, घनत्व सापेक्षित घनत्व मापने के लिए। अब आप मुझे बताना हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मेरे भाई कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाकी ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, डेफिनेट पढ़नी है मेरे भाई। ठीक है, और एक बार पढ़ने से ये चीजें कोई याद नहीं होंगी, फिर से बता देता हूं, 2 से 3 बार वीडियो देख लेना, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस पीडीएफ को जो है रटते रहना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और एक और चीज बता देता हूं कि यहां पे जो है मैं इतना डिटेल से नहीं बता पा रहा, और यकीन मानना इतना डिटेल से आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप किसका एग्जाम दे रहे हैं, आप एचएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आप कोई नेट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ना ही आप कोई जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो, ना ही आप कोई साइंटिस्ट का एग्जाम दे रहे हो मेरे भाई। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम देते तो समझ आती थी कि भाई हर चीज आपको खोल के पढ़नी है, समझनी है मेरे भाई। आपको सिर्फ 15 मार्क्स के लिए लड़ाई लड़नी है। एचएसएससी में साइंस जो है कितने मार्क्स की आती है, 15 मार्क्स की आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 12 मार्क्स, डायरेक्ट आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जैसे मैं यहां पर करवा रहा हूं। हाँ, 3 मार्क्स हो सकते हैं कुछ ऐसा घुमा फिरा के या ऊपर नीचे करके 2 से 3 क्वेश्चन देते, लेकिन डेफिनेटली 12 क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। आप 12 क्वेश्चन तो अपने कंप्लीट करो, 12 नंबर जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो ये जो बच जाएंगे ना 2 से 3 मार्क्स आपके बच जाएंगे, तो जब इंसान का समय सही चल रहा होता है ना मेरे भाई, तब वो चीजें भी ठीक हो जाती हैं। जब आप मेहनत करते हो ना, तो ऊपर वाला भी फिर आपका साथ देता है मेरे भाई। और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, समय बोलता है मेरे भाई। क्या बोलता है, समय बोलता है। और जब आपका समय बोलेगा ना, तब बहरे भी सुनेंगे मेरे भाई। इस बात का क्या मतलब है कि भाई समय बोलता है, तो आज आपकी क्या वैल्यू है, एक चीज मान के चलो, आप एक, बुरा मत मानना, आपको ये लिए ही बोल रहा हूं, आप क्या है, अभी आप बेरोजगार हैं मेरे भाई। ठीक है, अनएम्प्लॉयड हैं, आप अपने स्ट्रगल फेज में हैं। अभी आपकी वैल्यू देखो क्या है, घर वालों को छोड़ दो, बाहर में देख लो आपकी वैल्यू क्या है। कोई आपका मामा चाचा ताया कोई आपकी रिस्पेक्ट करता हो, मतलब थोड़ा सा एक समझने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है, ना ही आपकी कोई बातों को इतना तवज्जो देता है, प्रेफरेंस देता है, मतलब एक नॉर्मल सी जिंदगी है। लेकिन अगर कल को 6, 7, 8 महीने के बाद यहीं आप सरकारी नौकरी लग जाओगे, हरियाणा पुलिस की वर्दी पहन लोगे, तो यही लोग वो हैं जो पहले ये कहेंगे भाई बच्चा पढ़ता था यार, वाकई में लग गया यार, कुछ कर सकता था, मैंने पहले बोला था ये बंदा वाकई में कुछ कर सकता है। तो क्या इससे पता चला, इससे ये पता चला कि मेरे भाई समय बोलता है, और समय जब बोलता है तो गूंगे बहरे भी सुनते हैं मेरे भाई। तो इसीलिए बोलता हूं यही समय है पढ़ने का, सब कुछ तैयारी करने का। बहुत सारी चीजें चली गई हैं मेरे अंदर, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूं। इस एक वीडियो में मैं सारी चीजें नहीं बता सकता मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं वर्तमान में चलने के लिए, उनके बात करने के लिए, वो हम फिर कभी से सोचेंगे, करेंगे किसी दिन। मैं संडे को एक लाइव सेशन रखेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, वर्तमान में हम हमारी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, ये चीज भी याद रखना, यहाँ पे और भी चीज लिखी गई है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे ही थे क्या, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पारसेक किसका मात्रक है मेरे भाई। ठीक है, तो पारसेक किसका मात्रक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर
सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खगोलीय दूरी का जो है ये यंत्र हो जाएगा पारसेक मेरे भाई। ठीक है, जो पारसेक होता है ना, पारसेक ब्रह्मांड में अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है, बताइए ब्रह्मांड में अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से हम किस यंत्र का जो है प्रयोग करते हैं? तो आप बताएंगे भाई पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना खगोलीय दूरी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे लिखा भी होगा पारसेक दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है जिसका उपयोग ब्रह्मांड में तारों और आकाशगंगाओं की अत्यधिक दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और यकीन मानना ये जो फैक्चुअल डाटा मैंने लिखा है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ही हिसाब से लिखा गया है। इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन उठा के दे देता है मेरा भाई डायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखना पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद ये भी देख लेना समय क्या है? समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है मेरे भाई। प्रकाश की चमक का प्रकाश की तीव्रता के लिए ज्योति तीव्रता या कैंडला का उपयोग किया जाता है। एवरीथिंग आपको चीज याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, एक पारसेक का मान कितना होता है किसी को पता है? एक पारसेक का मान कितना होता है? तो एक पारसेक का मान मेरे भाई 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज याद है, ये चीज याद रखना मेरे भाई। डायरेक्ट आपसे पूछ भी सकता है भाई एक पारसेक इक्वल कितने के बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, एक पारसेक का मान जो है कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपको याद रखना है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। अगर आपने एनसीईआरटी की 6 से लेकर 10 तक 12 तक किताब पढ़ी होंगी ना, तो ये सारी चीजें वहीं दी गई है मेरे भाई। आई बात समझ में? अब ये आपसे पूछ सकता है, तो आपसे एक चीज और पूछ सकता है, बताइए एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक जो है कितने प्रकाश वर्ष होता है? तो आप बताएंगे 3.26 प्रकाश वर्ष होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये फैक्चुअल डाटा है, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। और अगर समझना चाहते हो तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। अब 3.0 गुणा 10 गुणा 16 मीटर इसको निकालने बैठोगे। एक पास इतना नहीं पूछेगा भाई, एचएसएससी डायरेक्ट आपसे पूछेगा बताइए एक पारसेक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है? 4 ऑप्शन देगा, 3.26 देगा, 2.25 देगा, 1.0 देगा या फिर 5.30 देगा मेरे भाई। वहां पे आपको सिर्फ समझना है, वहां पे सिर्फ आपको जो है पहचानना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट रट्टा मारना है, एक पारसेक इक्वल 3.26 प्रकाश वर्ष के होता है। सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बल का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहां पे MLT इनवर्स 1 लिखा हुआ है। यहां पे कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा भाई ये क्या लिख रखा है, तो इसको जो है फॉर्मूला के टाइप पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। M है, M आप ये बड़ी, ये इसको क्या बोलते हैं भाई? बड़ा लार्ज बोलते हैं भाई ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर आप M ऐसे लिखोगे, L ऐसे लिखोगे, T ऐसे लिखोगे। इनवर्स 1 मतलब कि इनवर्स 1 ऐसे आप लिखोगे। ऐसे भी आपको दिया मिल सकता है, ऐसे भी आपको दिया मिल सकता है, बस आपको पहचानना है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो बल का विमीय सूत्र को मैंने पहले भी बताया था। विमीय सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र मेरे भाई। ठीक है, विमीय सूत्र, हाँ विमीय सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमेंशनल। ठीक है, डायमेंशनल की स्पेलिंग गलत होगी तो आपको स्पेलिंग पे नहीं जानना है। ठीक है, स्पेलिंग पे आपको नहीं जानना है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इसको बोलते हैं। अच्छा, हमारी जो राशियां हैं वो कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 7 हमारी राशियां हैं मेरे भाई। ठीक है, 7 राशियां हैं और 2 क्या है? 2 पूरक मात्रक है मेरे भाई। ठीक है, 2 पूरक मात्रक है। 2 पूरक मात्रक आपको पता होगा, एक रेडियल है और एक स्टेरेडियन है, मतलब घन कोण है और एक समतल कोण है, वो सभी आपको पता होगा। ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फार्मूला अगर आपने साइंस पढ़ी होगी ना, तो कितने मिलेंगे? वैसे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन 20 डायमेंशनल फार्मूला आपको मिलेंगे। फॉर्मूला आपको मिलेंगे, वो सारे आपको रट्टा मारने हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आप कहेंगे 20 डायमेंशन फार्मूला ऐसे ऐसे कैसे यार, कौन याद रखेगा? तो मैं कह रहा हूं आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 नंबर का सवाल है मेरे भाई। कैसे 1 नंबर का सवाल है? 2021 की हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर की भर्ती का पेपर उठा लेना, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। अब एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन तो नहीं याद क्या पूछा गया था, लेकिन उसके अंदर विमीय सूत्र पूछा गया था। पता नहीं बल का पूछा था या फिर किसका पूछा था मेरे भाई।
आई बात समझ में। बल का भी पूछ सकता है आपसे, और किस किस का पूछ सकता है भाई, और आपसे आवेग का विमीय सूत्र पूछ सकता है, बल आगुण यहाँ पे दिया भी होगा, ये देखो, संवेग का विमीय सूत्र, कार्य ऊर्जा का विमीय सूत्र, शक्ति का विमीय सूत्र, बहुत सारे विमीय सूत्र दिए गए, 20 विमीय सूत्र दिए गए हैं, आपको डायरेक्ट रट्टा मारना है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये MLT का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये चीज दी गई है, मतलब यहाँ पे लेंथ हो गया है, ये टाइम हो गया, ये जो है मास हो गया, कितनी कितनी बार आया ये भी थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा इनके बारे में भी, ये कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा जो जिन बच्चों को नहीं आता ना ये विमीय सूत्र, थोड़ी सी डिफिकल्ट टेढ़ी खीर हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये पता चल गया क्वेश्चन नंबर 5 का क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बल का विमीय सूत्र जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, इसको ऐसे लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट के अंदर MLT इनवर्स 2 मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, तो ये किसका विमीय सूत्र हो गया, तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया बल का मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेरे भाई, अति तीव्र चाल को मापने के लिए प्रयुक्त मैक संख्या में एक मैक का अर्थ क्या होता है। तो अति तीव्र चाल मतलब बहुत ही तेज चाल को मापने के लिए प्रयुक्त मैक संख्या में एक मैक का अर्थ क्या होता है, तो एक मैक का अर्थ मेरे भाई ध्वनि की चाल होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ध्वनि की चाल होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं, लिखा भी होगा, ये देखो, जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से चलती है, जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से चलती है तो उसकी चाल को एक मैक कहा जाता है मेरे भाई। ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। मैक क्या होता है, तो मैक वो होता है, कोई वस्तु ध्वनि की गति से चलती है तो उसकी चाल को एक मैक कहा जाता है। लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की गति को मैक में ही मापा जाता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तीव्र गति से, जो बिल्कुल स्पीड की गति से चलती है, जिसको ये लगा लो कि इतने ऐसे करके निकल जाती है, जुक करके निकल जाती है ना, तो आप जानते हो भाई हमारे जो फाइटर जेट होते हैं वो इतनी स्पीड से चलती है, तो उनकी गति जो नापा जाती है ना, वो मैक के अंदर जो है उनकी गति को मापा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां से आप देख लेना भाई, और भी दिया गया है, जैसे कि प्रकाश की चाल, पृथ्वी के घूर्णन, यहां से आप देख लेना। प्रकाश की चाल का क्या मतलब है, यह ब्रह्मांड की अधिकतम संभव चाल है, जिसे सी से दर्शाते हैं मेरे भाई, ठीक है। किससे दर्शाते हैं, सी से इसको दर्शाते हैं मेरे भाई। प्रकाश की चाल जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे सी, ये सी ऐसे बोल रहा है मेरे भाई, ठीक है, सी ऐसे बोल रहा है मेरे भाई। आई बात समझ में। और इसका मान कितना होता है, चलिए मान मून छोड़ दो, बाकी ये देखो आगे लिखा गया है, पृथ्वी के घूर्णन की चाल, यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की चाल, यह गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। तो सभी जानते हो भाई, कोई चीज अगर आप ऊपर छोड़ोगे तो वो डेफिनेटली वो नीचे ही आएगी। क्यों नीचे आएगी, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो नीचे आती है मेरे भाई। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देना, अगर कोई चीज हम ऊपर छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बॉल को ऊपर भेजा, क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल की बॉल है, किसी भी चीज को, पत्थर को हमने ऊपर छोड़ा, वो नीचे आ जाता है। किसके कारण आ जाता है, आप सभी जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण आ जाता है। लेकिन यकीन मानिएगा, एक स्पीड ऐसी है, मतलब कौन सी स्पीड ऐसी है, कौन सी स्पीड मतलब किस स्पीड से अगर हम किसी पत्थर, किसी बॉल या किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही चला जाएगा और ऊपर ही जो है घूमता रहेगा वायुमंडल में मेरे भाई। तो वो कौन सी स्पीड है, ऑप्शन आपको दे देता हूं, 9.2, 11.2, 6.5 या फिर 4.3, इनमें से कौन सी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हम किसी चीज को ऊपर भेजेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्रकाश वर्ष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है उसके संबंध में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यह समय को मापने की इकाई है, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, समय को हम प्रकाश वर्ष में बिल्कुल नहीं मापते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, बिल्कुल सही राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष के संबंध में यह कथन बिल्कुल सही हो गया कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है यह प्रकाश वर्ष होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे भी लिखा होगा, ये देखो, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इसे गति से प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी इन ऑप्शंस को भी पढ़ लेना अच्छे से, ये सारी भी जो है यूजफुल आपके लिए रहने वाली हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन का जो है उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल की जो परत है ना वो लगभग 100 किलोमीटर मोटी चौड़ी है मेरे भाई, याद रखना 100 किलोमीटर मोटी है मेरे भाई, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, तो डॉप्सन का जो है उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, और भी दिया गया ना, तो यहाँ पे और भी दिया गया है, तो इसके नीचे से देख लेना, ये सारी चीजें लिखी गई है। क्यूसेक, इसका उपयोग नदियों और नहरों में पानी के बहाव की दर को मापने के लिए किया जाता है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपसे ये डॉप्सन ही पूछेगा, क्या पता आपसे ये पूछ ले बताइए जो है बैरल और पास्कल का बताइए। तो कच्चे तेल का आयतन मापने का एक बड़ा मात्रक है जिसे लगभग 159 लीटर होते हैं, इसमें 159 लीटर होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बैरल में किसको मापा जाता है, कच्चे तेल का आयतन मापने के लिए एक बड़ा मात्रक है मेरे भाई, ठीक है। पास्कल यह भौतिकी में दाब मापने का एक मानक मात्रक है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि नहीं है। तो आप सभी जानते हैं मूल राशि कितनी है मेरे भाई, मूल राशि कितनी है, मूल राशि 7 है मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपको पता होगी कौन कौन सी जो है मूल राशियां हो जाएंगी। तो कौन सी मूल राशियां नहीं हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कार्य जो है एक राशि नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। बाकी यहां पे लिखा भी गया है, देखो, कार्य एक व्युत्पन्न राशि है जो बल और विस्थापन पर निर्भर करती है। एसआई पद्धति में केवल 7 मूल राशियां हैं जिसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा जो है शामिल है मेरे भाई, ठीक है। यहां से इनको भी पढ़ लेना, द्रव्यमान, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा को भी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। यह एक मूल राशि है जिसका मात्रक किलोग्राम है। विद्युत धारा की बात करूं तो यह एक मूल राशि है जिसका मात्रक एम्पियर है। और पदार्थ की मात्रा की बात करूं तो यह 7वीं मूल राशि जिसे 1971 में जोड़ा गया था, इसका मात्रक जो है मोल है मेरे भाई, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में यह पूछ सकता है, बताइए जो 7वीं राशि जो है पदार्थ की मात्रा, इसको जो है कब जोड़ा गया था, तो 1971 में इसको जोड़ा गया था, यानी कि 1971 वर्ष में जो है मूल राशियां कितनी हो गई थी, तो मूल राशियां जो है 7 हो गई थी इनकी संख्या। ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इजी है, आई होप आपको आता होगा। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का जो है यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कोर्डियोग्राफ यहां पे दिया गया है, कोर्डियोग्राफ, इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज मेरे भाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। हृदय की धड़कन और उसकी विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने वाला ये एक यंत्र हो जाएगा, नीचे लिखा होगा, मैं दिखा देता हूं, ठीक है। कार्डियोग्राफ क्या है, इसका उपयोग हृदय की धड़कनों और उसकी गति को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। बोलोमीटर, यह तापमान में सूक्ष्म परिवर्तन, यानी कि सूक्ष्म बहुत छोटा परिवर्तन द्वारा ऊष्मीय विकिरण को मापने का काम करता है। और सिस्मोग्राफ, इसका उपयोग भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ये हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था जब हम चैप्टर वाइज कर रहे थे, जब हमने भूकंप को पढ़ा था, सिस्मोग्राफ वहां पे भी मैंने पढ़ाया था। आई होप आपको पढ़ा होगा, आपको पता होगा मेरे भाई, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो साइंस और ज्योग्राफी दोनों से रिलेट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है नदियों या नहरों में जल के प्रवाह की दर को मापने के लिए सामान्यतः किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए बोल रहा हूं क्वेश्चन के साथ जो नीचे ऑप्शन 4 दिए गए ना उनको भी जरूर पढ़ना, क्या पता आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। तो ये नदियों या फिर नहरों में जल प्रवाह की दर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्यूसेक यंत्र का जो है उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैरल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कच्चे तेल के आयतन को मापने का मापा है। डॉप्सन को भी पढ़ चुके हैं, पास्कल को भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए बोल रहा हूं बार बार आपको याद ये चीजें रखनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 7वें मूल मात्रक के रूप में मोल को किस वर्ष जोड़ा गया था। अभी ऊपर देख के आया था, बता के आया था, तो 1971 में मेरे भाई, ठीक है।
1971 वो वर्ष था जिस वर्ष जो है जो मूल राशियां थी उनकी संख्या कितनी हो गई थी, 7 जो है उनकी संख्या हो गई थी। 1960 में एक सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया, हो जाएगा, नीचे लिखा भी होगा ये देखो। 1960 में एसआई पद्धति को आधारिक तौर पर स्वीकार किया गया था, लेकिन वर्ष 1971 में 7वें मूल मात्रक के रूप में पदार्थ की मात्रा के लिए मोल को इसमें जोड़ा गया था मेरे भाई, ठीक है। तो अन्य विकल्पों का विवरण 1960 में इस वर्ष एसआई पद्धति का अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली थी। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये 12 ही था क्या, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि घूम फिर के वही क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको ध्यान लगाना है पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, 30 में पूछा गया। वैसे मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था मेरे भाई, आई होप आपको पता चल गया होगा। अभी कुछ देर पहले पूछा था मैंने, हाइग्रोमीटर जो है उसका हाइग्रोमीटर यंत्र का यूज जो है किसको मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया, देखो वायु की सापेक्षित आर्द्रता मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों दिए गए हैं, देखो हाइड्रोमीटर भी दिया गया है और हाइग्रोमीटर। तो याद रखना आर्द्रता मापने के लिए हमेशा जो है हाइग्रोमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब यहां पे देख लो हाइड्रोमीटर किसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग द्रवों के सापेक्षित घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर इसका उपयोग दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर यह वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को जो है मापता है मेरी भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है। तो आप सभी जानते हैं 1000 वाट, 550 वाट, 786 वाट नहीं होगा, कितना हो जाएगा 746 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अश्व शक्ति को मापने का एक व्यवहारिक मात्रक है, एक हॉर्स पावर में ठीक 746 जो है वाट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है भौतिकी में कार्य और ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र समान होता है मेरे भाई, ठीक है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स की बात कर रहा है, कार्य और ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र समान होता है। यह सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ml² t इनवर्स हो जाएगा। यानी कि बड़े ब्रैकेट शुरू करेंगे, m बोलेंगे, m लिखेंगे, l लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे ऐसे, और t ml² t कैसे लिखेंगे भाई, इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, हाँ ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ml² t इनवर्स 2 लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे इसको लिखा जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। बार बार बोल रहा हूं, ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये सारे एक बार देख लेना मेरे भाई, ठीक है। बाकी सारा यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप आराम से बैठ के देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाने से पहले चलिए थोड़ा सा बता देता हूं विमीय सूत्र के बारे में। आपको पता होना चाहिए भाई विमीय सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। जो बोल रहा हूं उसको आराम से बैठ के सुनना मेरे भाई, ठीक है। विमीय सूत्र एक प्रकार का कोड होता है मेरे भाई, ठीक है। विमीय सूत्र क्या होता है, एक प्रकार का शॉर्टकट कोड होता है मेरे भाई, ठीक है। कैसे लिखेंगे शॉर्टकट, ठीक है। क्या होता है, एक शॉर्टकट कोड होता है मेरे भाई, ठीक है। आप सभी जानते हैं भौतिक राशि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, उनकी कितनी मात्रा उसमें शामिल होती है, यही बताता है मेरे भाई ये विमीय सूत्र मेरे भाई, ठीक है। विमीय सूत्र क्या बताता है, विमीय सूत्र यही बताता है कि जो राशि है ना, फिजिकल क्वांटिटी, वो किस किस से मिलकर बनी है मेरे भाई, ठीक है। और कितनी मात्रा यानी कि घात जो ऊपर हम लगाते हैं ना, ये जैसे कहा गया ये ऊपर मैंने ये घात लगाया, ये इन घातों का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जगह नहीं है, चलिए यहां पे बता देता हूं, ये थोड़ी सी जगह है। आप सभी जानते हैं कितनी 7 राशियां हैं मेरे भाई, ठीक है। कितनी राशियां हैं, 7 राशियां हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, द्रव्यमान का होता है, ठीक है। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है, मास बोलेंगे। उसके बाद लंबाई दूरी, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, एल बोलेंगे मेरे भाई, LENGTH मेरे भाई, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, समय को क्या बोलेंगे, टाइम मेरे भाई, ठीक है। समय को बोलेंगे टाइम, इसको T से डिनोट करेंगे मेरे भाई। तो ठीक है, आपने देखा होगा ये जो हमारा फॉर्मूला बना ऐसे ही बना, M से क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, L से क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, T से क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, डिफिकल्ट लग रहा है, ml² t - 2 ये कैसे बना, ये सिर्फ ऐसे बना, आपको फार्मूला याद होना चाहिए,
मैथ के जो फॉर्मूले होते हैं ना, मैथ का फॉर्मूला, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी जो है आप ये चीजें निकाल पाएंगे। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एक सेकंड, यहां पे लिख देता हूं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो ये चीजें आप इजीली निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एम एल टी का मतलब क्या है, यहाँ पे दिया गया है ना एम एल टी है, देखो एम एल टी। अब ये एम एल टी का क्या मतलब है, तो एम एल टी का मतलब क्या हो जाएगा, एम एल टी ये बताते हैं कि द्रव्यमान, लंबाई या समय क्या शामिल है मेरे भाई, ठीक है। ये एम एल टी ये बताएंगे कि क्या क्या चीज जो है इसके अंदर शामिल है मेरे भाई। घात, ठीक है, घात क्या होती है, जैसे कि 1 2 या फिर इनवर्स 1 ऐसे लिखते हैं ना, ये घात है, ये जो ऊपर लगाई है ना, ये घात है मेरे भाई। ये क्या बताते हैं, तो मूल राशि कितनी बार आई है, यहां पे क्या लिखा गया है, टी इनवर्स 2 मेरे भाई, ठीक है। तो ये कितनी बार आया, टाइम 2 बार आया है इसके अंदर, ये मतलब ये बताती है कितनी बार ये आया है। ये क्या होता है, ये बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले अगर याद होंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी मेरे भाई। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल एक आपको करके भी दिखा देता हूं, ठीक है, एक आपको करके दिखा देता हूं, जैसे कि क्षेत्रफल मेरे भाई, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, पहले बता रहा हूं। ये जो विमीय सूत्र जिसको डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं ना, ये तभी निकाल पाओगे जब आपको जो है इनके मैथ के फॉर्मूले पता होंगे। अब आपको पता है भाई क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है मेरे भाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब दूसरे चीज में आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप में, ये तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपने जो है फॉर्मूला लिख दिया। अब जो है इसको आप कैसे लिखोगे, अब आप इसको लिखोगे क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल इक्वल कैसे लिखोगे, एल इंटू एल, ऐसे लिखोगे मेरे भाई, ठीक है, एल इंटू एल लिखोगे। क्यों लिखोगे, तो इसलिए लिखोगे मेरे भाई, लंबाई भी एल है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ ही है मेरे भाई। लंबाई तो लेंथ है ही, लेकिन चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ ही है, इसीलिए आपने यहां पे क्या लिख दिया, लेंथ इंटू लेंथ लिख दिया। इक्वल क्या बनेगा, इक्वल आपका लेंथ स्क्वायर बन गया मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पे विमीय सूत्र बना दो, सिंपल सी बात है, बन गया विमीय सूत्र। इसमें क्या बड़ी बात हुई, बन गया विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र में आप क्या लिखोगे, अब इसमें एक चीज आपने देखी, यहां पे लिख देता हूं विमीय सूत्र, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन याद रखना ये चीज आपको समझ आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अब आपने देखा ये विमीय सूत्र क्या बना, एल स्क्वायर बना। इसमें एक चीज आपको देखने को नहीं मिली होगी, आप बोल रहे होगे यार इसके अंदर ना तो एम आया, ठीक है, एम 0, ठीक है, और क्या आया इसके अंदर, एम नहीं आया, और क्या नहीं आया इसके अंदर, एल स्क्वायर आ गया और टी 0। अब आपने ये क्या लिख दिया मेरे भाई, ये सिर्फ आपको समझाने का मतलब है। मैंने ऊपर क्या बताया था, नॉर्मली एम का मतलब मास है, एल का मतलब लेंथ है और टी का मतलब टी है, नॉर्मली इन्हीं का यूज ज्यादा होता है। अब 0 मैंने एम के आगे क्यों लिखी है, एम के आगे 0 मैंने ये लिखी है, अभी मैंने ऊपर यहां पे क्या बताया था, कहां गया वो, अभी लिखी थी मैंने एक चीज, अच्छा ये मैंने यहां पे बताई थी ना, घात क्या बताती है, घात ये बताती है कि कौन सी चीज जो है कितनी बार आई है। तो यहां पे घात देखो, ये क्या है 0, एम का मतलब मास 0 बार, यानी कि एक बार भी नहीं आया। एल का मतलब स्क्वायर है, एल का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है, लेंथ 2 बार आई है, ये देखो आई है ना 2 बार, ये देखो लेंथ 2 बार आई है। टाइम इसके अंदर नहीं आया, टाइम 0 आया, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, टाइम 0 लिख दिया। तो ये आपका जो है विमीय सूत्र बन गया मेरे भाई, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ये बन गया। आई बात समझ में, आई होप यहां तक सारी चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी। देखिए जितना मेरे को आता था उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इससे आगे तो मुझे भी नहीं आता भाई, कैसे क्या होएगा मेरे भाई। देखो मैं जो होता है साफ बता देता हूं, सीधी सी बात है मेरे भाई। आई बात समझ में, अब आप देख लेना अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना, 16 हो गया यार हमारा, 16 रह गया क्या, अच्छा हाँ 16 रह गया ना, ये समझाया था इसलिए रह गया, ठीक है। एक सेकंड भाई, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 16 में, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। तो नीचे 4 पद्धति दी गई है, इन चारों में से किसको फुट पाउंड सेकंड पद्धति जो है बोला जाता है, तो ये FPS हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, FPS हो जाएगा,
PS, ठीक है। F से क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, P से पाउंड हो जाएगा और S से क्या हो जाएगा, सेकंड पद्धति जो है ये हो जाएगा। बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। CGI पद्धति को क्या बोला जाता है, इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का उपयोग होता है। MKS पद्धति, इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड का उपयोग होता है। SI पद्धति, यह अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है, वर्तमान में यही जो है सर्वमान्य है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें आपको पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। अत्यंत उच्च तापमान जैसे सूर्य या भट्टियों का ताप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। आप सभी जानते हैं सूर्य के अंदर कितनी गर्मी है मेरे भाई, भट्टियों के अंदर कितनी आग या फिर तपिश होती है। इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर को मापने के लिए जो है पायरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है मेरे भाई। यहां पे लिखा होगा पायरोमीटर का उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यह यंत्र वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण के आधार पर जो है तापमान मापता है। थर्मामीटर, बोलोमीटर और मैनोमीटर, तीनों को आपको याद रखना है कि ये चीजें जो है किस किस को मापती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है अवागाद्रो संख्या का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो अवागाद्रो जो ये एक संख्या है, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान मेरे भाई 6.023 गुना 10 की घात 23 होता है मेरे भाई। ये 10 की घात का मतलब ऐसे लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। वर्ड की फाइल में थोड़ा सा ये मेरे को समझ नहीं आया कैसे 23 लिखते हैं घात में, इसीलिए डायरेक्ट आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या को अवागाद्रो संख्या कहते हैं, जिसका मान 6.023 गुना 10 की घात 23 जो है होता है मेरे भाई, ठीक है। 9.46 गुना 10 की घात 15 यह 1 प्रकाश वर्ष की मीटर में दूरी है, और 3.08 गुना 10 की घात 16 यह 1 पारसेक की मीटर में दूरी है मेरे भाई। एवरीथिंग आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि का योग गणित के साधारण नियमों द्वारा नहीं किया जा सकता। 2 राशि मैंने बताई थी, एक सदिश बताई थी, एक अदिश राशि बताई थी, ठीक है। सदिश और अदिश राशि दोनों मैंने जो है यहां पर बताई थी, और दोनों के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट ये लाइन लिख के बताई थी किसका जो है गणित के सिंपल जोड़ों के द्वारा जो है किया जा सकता है और किसका नहीं किया जा सकता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है मेरे भाई, ये जो है यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशियों को जोड़ने के लिए त्रिभुज के नियम या समांतर चतुर्भुज के नियम जैसे विशिष्ट नियमों की आवश्यकता होती है। इन्हें साधारण गणितीय नियमों से जो है नहीं जोड़ा जा सकता मेरे भाई। आई बात समझ में। बाकी ये दूरी, द्रव्यमान और चाल, ये सभी अदिश राशियां हैं जिन्हें साधारण गणित से जो है जोड़ा जा सकता है मेरे भाई। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है। अच्छा, पौधों से एक चीज मुझे याद आई, पौधों से एक चीज याद आई। क्या याद आई मेरे भाई, बेशर्मी का पौधा सुना है आपने कभी? बेशर्मी का पौधा सुना है कभी? क्या होता है बेशर्मी का पौधा, पता है किसी को? जिसे खाद या पानी की जरूरत ना पड़े, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बेशर्मी का पौधा बोलते हैं। वर्तमान में जो हमारी सरकार चल रही है, वर्तमान में जो हरियाणा का जो आयोग है, ये इसी पौधे की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और यकीन मानिएगा, हमारा जो हरियाणा की सरकार है या फिर हरियाणा का जो आयोग है, ये अकेला बोर्ड नहीं है ऐसा। दुनिया भारत के अंदर जो लगभग सारे बोर्ड है ना, सारे बोर्ड इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं, आप नीट को उठा लो, आपने सभी देख रहे होगे, इतनी तो खबर आप देखते होगे। नीट को ले लो, एसएससी को ले लो, बिहार को ले लो, यूपी को ले लो, किसी को ले लो, राजस्थान को ले लो, इन सभी के अंदर ये चल रहा है। एसएससी का आपने अभी घोटाला देखा होगा, उसने तो लैब की लैब ही बुक कर दी मेरे भाई। एक बंदा था, उसने लैब की लैब खुद से बना दी और उसके अंदर सारे बच्चों को फर्जी जो है कि पेपर पहले से दिलवा दिए। मतलब कंप्यूटर जो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, नीट का अभी चल रहा है ना, नीट आप सबने देखा होगा भाई, जो ऑफलाइन पेपर होता है, ये इसका जो है पेपर ही बिक गया मेरे भाई। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम इसको ऑनलाइन करा देंगे। अरे ऑनलाइन में तो पकड़ा भी नहीं जाएगा, ऑफलाइन में पकड़ा तो गया। एसएससी की तो इतनी लैब बनाकर उन्होंने ऑनलाइन
कंप्यूटर हैक कर दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया, पकड़ में ही नहीं आते हैं। एसएससी, ये देखो एसएससी के ये हाल है, नीट में ये हाल है। बिहार में अभी क्या किया, लोग सिर्फ एक नोटिफिकेशन मांग रहे हैं मेरे भाई, बीपीएससी ट्री का नाम सुना है, टीचर की भर्ती होती है बिहार के अंदर। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा मांग रहे हैं मेरे भाई, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं धरना प्रदर्शन में सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई एक टीजीटी टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दो। भाई वहां पे इतना लाठी चार्ज किया गया है, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के सर से खून आ रहा है, इतनी बुरी तरह मारा है मेरे भाई बच्चों को। अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, अभी वर्तमान में पंचकुला में देख लो, एचपीएससी के धरने पर बैठे हैं लोग, उनको गिरफ्तार करके ले गए यार। आप ये देखो कितना बुरा सिस्टम चला हुआ है वर्तमान में। अभी चली हुई है ना कॉकरोच, एक जनता पार्टी चली हुई है, तो भाई पता नहीं किसकी दिमाग की उपज है, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा अभी डिटेल से एनालाइज नहीं किया है। बाकी ऐसा होना चाहिए भाई, और ऐसे काम होंगे तो यार, जब तक युवा ही नहीं ग्रोथ करेगा तो देश कैसे ग्रोथ करेगा मेरे भाई। ये बहुत सारी सोचने वाली बात है, और इसके ऊपर देखूंगा मैं कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और उनके क्या क्या मोटिव है। देखा था मैंने 4-5 उनके जो मैनिफेस्ट हैं काफ़ी अच्छे थे, उनके अंदर 1-2 को और ऐड करना चाहिए। मैं तो कहूँ उनके 5 जो मैनिफेस्ट है ना, उनके अंदर एक कमी थी मेरे भाई, जो मेरे को लगी। एक कमी क्या थी, वो ये थी, उन्होंने अपने जो 5 मुद्दे उन्होंने लिखे ना, उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्या होना चाहिए, एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए मेरे भाई। इसको ऐड नहीं किया है। और अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो शेयर कर देना, या फिर मैं एक वैसे भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो उनको टैग करूंगा और उनको कहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। तो आपके मैनिफेस्ट में एक एजुकेशन भी जो है ऐड होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और 20 क्या बोल रहा है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब आपको यहां पे देखा होगा, आप क्या ढूंढ रहे होगे, कैस्कोग्राफ ढूंढ रहे होगे, मुझे पता है, ठीक है। किसको ढूंढ रहे होगे, कैस्कोग्राफ। अब कैक्सोग्राफ यहां पे आपको दिखा नहीं, आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा ऑक्सेनोमीटर, ठीक है, ऑक्सेनोमीटर ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 1। इसीलिए बोलता हूं हर शब्द आपको पता होना चाहिए। ये ऑक्सेनोमीटर इंग्लिश को ही उसने हिंदी में लिख दिया, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैस्कोग्राफ बोलते हैं। सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहां पे देखो, पौधों की वृद्धि को दर की सटीक रूप से मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ऑक्सीनोमीटर कह लो या फिर कैस्कोग्राफ बोलो, दोनों एक ही चीज है मेरे भाई, और इनको भी जो है आप याद कर लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि भौतिकी में कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो विमीय सूत्र के बारे में, डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में मैं बता चुका हूं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो भौतिकी में कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है और इसके विमीय सूत्र को क्या बोला जाता है। तो इसके विमीय सूत्र को मेरे भाई शक्ति, मतलब इसको क्या बोला जाता है, भौतिकी में कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है, और इसका जो विमीय सूत्र है वो हो जाएगा mL²T⁻³ हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, mL² ऐसे लिखेंगे, T⁻³ है ना, तो S को ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे इसको लिखा जाएगा। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है, इसको बैठ के आराम से बैठ के पढ़ लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, ठीक है। ये जो अभी वीडियो मैं करवा रहा हूं इसके अंदर 46 क्वेश्चन है। प्लीज आप मुझे एक और चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये जो 46 क्वेश्चन है ना, वीडियो काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, जो है 1 घंटे के आसपास वीडियो बन चुका है, अभी 46 तक पहुंचने में शायद 1.5 घंटा हो जाएगा। तो मुझे ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो से क्या 46 ही क्वेश्चन करवाऊं, या फिर 40 क्वेश्चन करवाऊं, या फिर 25 या 30 क्वेश्चन करवा दूं। उससे थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरी मेहनत थोड़ी सी कम लगेगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी मेरे भाई। ऐसे ही हम वीडियो सेशन को करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बताना कि भाई इतने ही मैक्सिमम क्वेश्चन यही रखे जाएं, 40-45 ही रखे जाएं, या फिर इनको घटा के मैं 25-30 कर दूं, जिससे मेरा काम तो इजी होगा लेकिन आपको भी वीडियो थोड़ा सा छोटा मिलेगा, 40 से 45 मिनट का वीडियो मिलेगा। तो ये भी आप अपना जो है फीडबैक जरूर देना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है दूध का अपेक्षित घनत्व या उसकी शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। दूध की शुद्धता मापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बाकी हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और ओडोमीटर इनको पढ़ लेना, बार बार पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। आप सभी जानते हैं भाई जो राशियां हैं वो कितनी है, 7 राशियां हैं मेरे भाई, ठीक है, 7 राशियां हैं। और पूरक राशि कितनी है, पूरक राशि 2 है मेरे भाई, ठीक है। पूरक राशि कितनी है, पूरक राशि 2 है, ठीक है। कौन सी है, एक तो समतल कोण है, बोलते हैं समतल कोण, कैसे लिखेंगे, गलत लिख दिया ना, समतल कोण, समतल कोण, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है घन कोण मेरे भाई, ठीक है। क्या लिख दिया यार,
दूसरी होती है घन कोण होती है मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन बोलते हैं। आई होप आपने सुना होगा मेरे भाई। क्या बोल रहे हैं, पूरक राशि है तो पूरक राशि कौन सी हो जाएगी, समतल कोण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से देख लेना भाई, एसआई पद्धति में 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां मानी जाती है। समतल कोण मात्रक इसका रेडियन है और घन कोण इसका मात्रक स्टेरेडियन हो जाएगा। ये सारा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 बोल रहा है विद्युत संयंत्रों में उत्पादित होने वाली बिजली को आमतौर पर किस बड़ी इकाई में मापा जाता है, तो मेगावाट में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पावर प्लांट या विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बहुत बड़ी होती है, इसीलिए इसे मेगावाट में मापा जाता है। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होती है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है 1 मेगावाट इक्वल, नीचे आपको ऑप्शन दे देगा और आपको बताना है कि 10⁶ वाट जो है ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको बैठ के पढ़ लेना। अश्व शक्ति आप सभी जानते हैं 746 होता है मेरे भाई, ठीक है। 746 हॉर्स पावर इसके अंदर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। 25 बोल रहा है वायु की गति और शक्ति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर यंत्र का उपयोग जो है वायु की गति और शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। हवा की गति और उसके बल को मापने के लिए एनीमोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। इन सभी को भी बैठ के आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, अच्छा एक जो सामान्य परिचय हमारा अभी लेक्चर 1 चल रहा है ना, क्लास 1 चल रही है, अध्याय 1 चल रहा है, इसके अंदर आपको एक चीज और मिलेगी। जैसे मैंने बताया था ना, डायमेंशन फॉर्मूला की एक टेबल मिलेगी, ऐसे ही आपको एक और टेबल मिलेगी जिसको बोलते हैं सुफिक्स बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक टेबल सुफिक्स की मिलेगी और एक टेबल आपको प्रीफिक्स की मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी जरूरी है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, आपसे ये पूछ लेगा 10⁻18 को क्या बोलते हैं, 10⁻15 को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई। इनको क्या बोलते हैं तो अभी बताता हूं रुको, ठीक है। 10⁻⁻9 को किस पूर्व लगन प्रीफिक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको नैनो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखो 10⁻⁻9 को नैनो कहा जाता है और इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यहां पे दिया गया है माइक्रो, पीको और फेम्टो दिया गया है, तो याद रखना ये चीज पूछी जाती है मेरे भाई। इनका साइन भी याद रखना, साइन भी पूछा जा सकता है। तो माइक्रो में क्या होता है 10⁻⁻6 होता है, पीको को 10⁻12 बोलते हैं और फेम्टो को 10⁻15 बोलते हैं। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोगशाला में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, मैनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोगशाला में। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। किसी बंद बर्तन या सिलेंडर में गैसों के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1 पारसेक का मान कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। सबसे ऊपर मैंने यही चीज बताई थी कि 1 पारसेक का मान जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर ये होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिखा भी होगा, देखो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी व्यावहारिक इकाई है। 1 पारसेक में लगभग 3.262 प्रकाश वर्ष की दूरी समाहित होती है। अन्य विकल्पों का विवरण 9.46 यहां पे दिया गया है, 9.46। 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया वनडे एग्जाम्स में, इसीलिए यहां पे लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मेरे भाई, हृदय की धड़कनों को सुनने और फेफड़ों की आवाज की जांच करने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप। वो देखते हैं ना कि एक लटकाए रखते हैं, दोनों कानों में लगा लेते हैं लीड की तरह, और फिर जो उसका जो वो चेक करने का होता है वो आपके हार्ट के ऊपर लगाते हैं, मतलब आपकी चेस्ट के ऊपर लगते हैं और धड़कन सुनते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये भी याद रखना, सिग्नोमैनोमीटर, कार्डियोग्राफ और एंडोस्कोप, इनका यूज कहां कहां किया जाता है मैंने सब कुछ लिख के दे दिया है, व्यवस्थित करके दे दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं मेरे भाई, ठीक है। सारा कुछ आपके ऊपर है मेरे भाई। मैंने हमेशा से कहा है जो सिलेक्शन है ना कोई नहीं दिला सकता, कितने महंगे टीचर के पास चले जाना, कितने ज्ञानी बाबा के पास चले जाना, आपका सिलेक्शन कोई करवा सकता है, वो सिर्फ आप ही हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेरा काम है आपको व्यवस्थित करके सीक्वेंस वाइज एनसीईआरटी डेटा देना, जो मैं मेरा काम बखूबी कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी तारीफ कर देना, मेरे लिए थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है एसआई पद्धति लागू होने से पहले आवर्ती का पुराना मात्रक क्या था मेरे भाई? आप सभी जानते हैं 1960 में जो है इसको जो है नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण इनका कर दिया गया था। 1971 में जो है सातवीं जो राशि थी उसको जोड़ दिया गया था। और एसआई पद्धति थी आवर्ती, आवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसका पुराना मात्रक क्या होता था? तो इसका पुराना मात्रक जो है कंपन प्रति सेकंड होता था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसआई पद्धति के लागू होने से पहले आवर्ती फ्रीक्वेंसी को कंपन प्रति सेकंड में जो है मापा जाता था, जिसे बदलकर अब हर्ट्ज कर दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ये सारी बैठ के पढ़ लेना, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है इस पीडीएफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। 31 बोल रहा है कि परिपथ में बहुत कम मात्रा में बहने वाली विद्युत धारा को केवल उपस्थिति जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर नहीं, वोल्टमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने और उसकी दिशा जानने के लिए जो है किया जाता है मेरे भाई। एमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग विद्युत धारा के वास्तविक परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर, ओम मीटर ये सारे आपको पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है तापमान में सूक्ष्म परिवर्तन द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बोलोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सारे को आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि 5 मैक से अधिक की चाल को भौतिकी में क्या कहा जाता है? 5 मैक से अधिक की चाल होती है ना, फिजिक्स में उसको क्या कहा जाता है? तो फिजिक्स में उसको जो है हाइपरसोनिक कहा जाता है। ये मैक हम ऊपर पढ़ के आए हैं। मैक जो है तेज गति से, जो बिल्कुल फाइटर जेट होते हैं ना हमारे, बिल्कुल तेज स्पीड से चलते हैं, उनकी गति किस में मापी जाती है? मैक में जो है उनकी गति मापी जाती है मेरे भाई। और 5 मैक से जो अधिक गति होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको हाइपरसोनिक जो है चाल उसको बोला जाता है। ये देखो, ये सारा पढ़ लेना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसीलिए टाइम लगा था 2-3 दिन का मेरे भाई, और भी टाइम लगता है, इसीलिए मैंने थ्योरी को इस सेक्शन से हटा दिया। बट डोंट वरी, थ्योरी मैं धीरे धीरे करके जो है डेली बनाता रहूंगा और उसको मैं आपके एग्जाम के नियर बाय जो है वो भी आपको दे दूंगा। सब कुछ आप ही का है मेरे भाई और आप ही के लिए बना रहा हूं मेरे भाई, समझ रहे हो? इतना सारा वो कहते हैं ना कि कितना एक्सेप्ट करेगा, कितना खाएगा मेरे भाई। वर्तमान में हमारी जो सरकार है ना, मैं उसको यही कहना चाहूंगा, कितना खाओगे मेरे भाई जनता का पैसा? एक दिन पेट फूट जाएगा और अपने आप मर जाओगे तुम। गरीब लोग, गरीब आदमियों की जो हाय लगती है ना, यकीन मानना दीवार को भी तोड़ देती है वो। तो गरीब की हाय कभी मत लेना दोस्तों, ये लाइन मेरी हमेशा से दिमाग में रखना। चाहे भूखा रह लेना, लेकिन किसी की गरीब की बद्दुआ मत लेना दोस्तों। सच्चाई बता रहा हूं मैं भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? 34 बोल रहा है किसी पाइप या नली में बहने वाले द्रवों के प्रवाह की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर का उपयोग किया जाता है। जो पाइप या नली होती है ना, पाइप लगा लो, पानी की पाइप लगा लो, उसके अंदर जो बहने वाला द्रव के प्रवाह की गति, मतलब किस स्पीड से नाली, मतलब नली के अंदर या पाइप के अंदर पानी बह रहा है या जो भी कुछ बह रहा है, उसको मापने के लिए हम वेंचुरी मीटर का जो है उपयोग करते हैं मेरे भाई। इसको बैठ के आप सारा पढ़ लेना। अब मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी चल रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, फटाफट से इस वीडियो को खत्म करते हैं, अदरवाइज आप भी बोर होने लगोगे, आई नो। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं, कमेंट में ये जरूर बताना कि इतनी वीडियो लंबी रखी जाए या फिर क्वेश्चनों की संख्या में कम कर दूं। 30 क्वेश्चन करवाऊंगा ना अब आप लगोगे कि मैं अपनी सहूलियत के लिए कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, मैं करवा दूंगा। लेकिन 30 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके लिए भी सहूलियत रहेगा, 40 से 45 मिनट रहेंगे और जो है मैं भी जो है थोड़ा सा जल्दी काम खत्म कर पाऊंगा मेरे भाई। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी आपको लगे कि मैं काम से बचने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप कहोगे ना तो मैं टेलीग्राम पर एक क्विज भी स्टार्ट कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे ना 30 के बाद 15 क्वेश्चन बच गए ना, 30 और 15 45 हो गया, तो 15 क्वेश्चनों की मैं एक क्विज टेलीग्राम पर शुरू करवा दूंगा। वहां पे आपको जो है क्विज टाइप मिलेगा, वो आपको लगाना है, टिक मार्क करना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लिया। 35 क्या बोल रहा है? 10 की घात 12 को भौतिकी में किस उच्च पूर्व लगन, मैंने बताया था ना, एक सुपर स्फिक्स होता है और एक जो है निम्न लगन होता है, तो के नाम से जाना जाता है। तो 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, टेरा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है। पहले हमने क्या देखा था? 10 की घात -18 देखा था, फिर हमने देखा 10 की घात -15 देखा, फिर हमने देखा 10 की घात -12, 10 की घात -6। यही चीजें बस पॉजिटिव में आ जाएंगी। 10 की घात क्या आ जाएगी? 10 की घात 12 आ जाएगी। 10 की घात क्या आ जाएगी? 10 की घात मेरे भाई और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। 10 की घात क्या आ जाएगी? यहाँ पे क्या लिख दिया? 12 आएगा मेरे भाई।
10 की घात 12 आ जाएगी, 10 की घात 6 आ जाएगी, 10 की घात 9 आ जाएगी। इनको भी ऐसे ही बोला जाता है जैसे हमने यहाँ पर देखा। तो इसको क्या बोला जाता है, टेरा बोला जाता है 10 की 12 को मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देख लो, 10 की घात 6, इसको ऐसे लिखेंगे, 10 की घात 6 को क्या बोला जाता है, मेगा बोला जाता है, ठीक है। 10 की घात 9 को क्या बोला जाता है, गीगा बोला जाता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा और आप नहीं करके आओगे या गलत करके आओगे या तुक्का मार के आओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं, ठीक है। 10 की घात 15 को क्या बोलेगा, 10 की घात को 15 को पेटा बोलेगा। ये शब्द आपने कहाँ पे सुने होंगे, कंप्यूटर में सुने होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखी तो कंप्यूटर की सीरीज देख लेना, 43 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दिया है, बेसिक टू एडवांस। वो कहते हैं ना कि फ्री की वैल्यू नहीं होती, बस वही चीज़ है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। 36 बोल रहा है कि मेरे भाई प्रकाश की तीव्रता या प्रदीप्ति घनत्व को मापने के लिए जो है लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारा पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न मार्क डेरिवेटिव यूनिट का उदाहरण है। तो कौन सा इनमें से जो है एक डेरिवेटिव यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक का जो उदाहरण हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन बल का मात्रक है जो किलोग्राम मीटर और सेकंड से मिलकर बनता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे जो है इसको लिखा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। किलोग्राम ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको लिखा जाता है मेरे भाई, मीटर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मीटर भी आएगा, ठीक है, मीटर भी आएगा। ऐसे जो है इसको लिखा जाएगा। बाकी ये सारा पढ़ लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर। और 38 क्या बोल रहा है मेरे भाई, तो 38 बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किस विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वेव मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती मापने के लिए ओंडोमीटर नहीं आएगा, ये गलत है मेरे भाई, ठीक है। वेव मीटर आएगा, ठीक है। वेव मीटर का जो है उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। 39 में लिखा गया है निम्नलिखित में से किस मापन पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। तो भाई ब्रिटिश पद्धति किसको कहा जाता है, तो ब्रिटिश पद्धति मेरे भाई एफपीएस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, एफपीएस लिखते हैं, ठीक है। एफपीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फुट पाउंड सेकंड हो जाएगी, ठीक है। फुट पाउंड सेकंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे चीजों को आप याद रखेंगे, लिखा भी होगा, इस सारा पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि ऊष्मा हीट को मापने के लिए प्रयुक्त थर्म नामक मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो आपको याद रखना है, जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा हीट, इसको मापने के लिए किस मात्रक का यूज किया जाता है, थर्म मात्रक का जो है यूज किया जाता है। और एक थर्म जो है ये कितने के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, इतने के ये बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। ये देख लेना, थर्म ऊष्मा का एक बहुत बड़ा मात्रक है। यह 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के जो है समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है बहुत पतले और महीन तारों का व्यास डायमीटर शुद्धता पूर्वक मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, महीन तारों, बहुत पतले और जो बिल्कुल छोटे तार होते हैं उनका व्यास मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, स्क्रू गेज का जो है उपयोग किया जाता है। इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 बोल रहा है भौतिकी फिजिक्स की वह कौन सी शाखा है जो पदार्थ के कण और तरंग दोनों ही दोहरी प्रकृति में विश्वास करती है। तो फिजिक्स की वो कौन सी शाखा है जो पदार्थ के कण और तरंग दोनों ही दोहरी प्रकृति, नेचर में जो है विश्वास रखती है। तो ये आधुनिक भौतिकी हो जाएगा, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना, यहाँ पे लिख दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि सूर्य से आने वाले प्रत्यक्ष सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किस विशेष यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है, ऊपर भी हम देख के आ चुके हैं, पाइरेलियोमीटर इसको बोला जाता है, ठीक है। पाइरियोलियोमीटर इसको बोला जाता है। ये कैसा अजीब सा नाम है, देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। 44 बोल रहा है
नेविगेशन या सर्वेक्षण में दो दृश्य वस्तुओं के बीच के ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज कोणों और आकाशीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सक्सटेंट का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सक्सटेंट एक नौ परिवहन यंत्र है जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों और क्षितिज के बीच के कोण को मापने के लिए जो है किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहे हैं किसी चालक तार के विद्युत प्रतिरोध को सीधे मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस मतलब क्या कह रहे हैं? चालक तार के विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट, जो अवरोध पैदा करता है, जो बिजली चलती है ना ऐसे, इसके बीच में जो है अवरोध उत्पन्न करता है, उसको किस यंत्र में मापा जाता है? तो उसको जो है ओम मीटर में मापा जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, किसी इलेक्ट्रॉनिक घटक या तार के विद्युत प्रतिरोध को सीधे ओम में मापने के लिए ओम मीटर का जो है उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना, जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, चालक तार से क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चालक के जो कण होते हैं ना, वो धारा के मार्ग में जो है रुकावट पैदा करते हैं, जिसे विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये सारा पढ़ लेना, सारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो फटाफट इसको देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जिस विज्ञान की भाषा में क्या कहलाती है, ये एक डेफिनेशन है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे भाई, समझ गए? चलिए लिख देता हूं, डेफिनेशन जरूरी है मेरे भाई। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, आई होप अब आपको जो है पता चल जाएगा, जो स्थान घेरती है, स्थान का मतलब आयतन, ठीक है, घेरती है, और जिसमें द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर नहीं, मास बोलते हैं, ठीक है। मास होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या बोला जाता है? उसे द्रव्य बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। सारे आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, आपको कोई भी चीज़ घबराने की जरूरत नहीं है। बस मेरे मोटिवेशन के लिए जो है आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, या जो भी HSSC, इवन ये साइंस की सीरीज तो सभी में काम आने वाली है। आप SSC की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, साइंस तो वहां पर आती ही आती है मेरे भाई, ठीक है। तो वहां पर आती है। तो ये सारी साइंस जो है कंप्लीट मैं कितने दिनों में करवाने वाला हूँ? 30 डेज मेरे भाई, ठीक है। कंप्लीट 1 महीने में जो है ये मैं तैयारी करवाने वाला हूँ कंप्लीट साइंस की। 1 महीना इस सीरीज को देख लेना, उसके बाद जो है आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। क्या कुछ आपने सीखा या नहीं सीखा, आप खुद मुझे बता दोगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बस वीडियो के एंड में आप मुझे जरूर बताइएगा वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, साइंस की सीरीज आपको कैसी लगी, कैसे मेरे आइडियाज लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि भाई इतना ही वीडियो लंबा सेशन रखे या क्वेश्चनों की संख्या मैं कम करके 25 से 30 कर दूं मेरे भाई, ठीक है। तो 25 से 30 कर दूंगा तो आप और मेरे लिए, दोनों के लिए ही जो है काफी अच्छा ये हो जाएगा। बट डोंट वरी, मटेरियल में, कंटेंट में, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, बस संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। और उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैं क्विज पोस्ट कर दूंगा, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस अपनी कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में हम यहीं तक रुकते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ जो फीडबैक है वो जरूर देना, और कल की क्लास में मिलते हैं। रोज रात को 8 बजे हमारी ये क्लास आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।